हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम करने जा रहे हैं वही गृह विज्ञान का क्लास 10th का, ठीक है ना, जो चैप्टर है जीवन का शुभारंभ, उसके हम सी पार्ट पे आज बात करेंगे। ठीक है, आपने पहले भी ए बी पार्ट ने आपने देखा होगा, उसमें काफ़ी बात समझाने की कोशिश किया गया है कि गर्भ कैसे आरंभ होती है, महिलाओं को क्या भोजन लेना चाहिए, उनको क्या जीवन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अब जो हमारा है, हमने उसके कारक के बारे में पढ़ा है, जो फैक्टर उनको प्रभावित कर सकता है। अब जो है उनके वजन के बारे में हम पढ़ेंगे कि वजन जो है किस प्रकार वो निर्धारित कर सकती है और क्या क्या निमित्त के दौरान करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है यहाँ पर वजन। ठीक है, भ्रूण के विकसित होने के साथ साथ गर्भवती महिलाओं का वजन भी बढ़ने लग जाता है। ये तो जनरल सी बात रहेगी, जब गर्भ विकास होगा तो वजन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सामान्यतः उनका वजन 8 से 9-11 किलोग्राम बढ़ जाना चाहिए। यह एक स्वस्थ शिशु के विकास के लिए दर्शाता है। देखिए, यहाँ पर बोला है कम से कम 8 से 10 किलोग्राम बढ़ना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि इसे ये दर्शाता है कि बच्चे का भी जो है पुण्य विकास हो रहा है। अगर महिलाएं के वजन नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब समझ जाइए कि जो बच्चा जन्म लेने वाला है वो किसी न किसी कारणवश उसको कुछ न कुछ प्रॉब्लम रहेगा। क्यों? क्योंकि वजन तो बढ़ नहीं रहा है, तो इसका मतलब है जो बच्चे है कुपोषण का शिकार हो रहा है। यह एक स्वस्थ शिशु का विकास भी दर्शाता है। एक गर्भवती महिला किस प्रकार अनुमान लगा सकती है कि उसके बाहर में होने वाली वृद्धि सामान्य है या नहीं। तो ये बातें बहुत ही मान्य रखा जाता है इसमें। यदि संभव हो तो उसे डॉक्टर के पास किए जाने वाले प्रत्येक दौर में अपने वजन का मापन लेना चाहिए। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो, अगर गर्भवती महिला हो, तो आप अपना वजन जरूर देख लीजिए, क्योंकि इससे आपको पता लगेगा कि आपके वजन में कितना वृद्धि हुआ है। दोस्तों, ये बात मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए और किसी बच्चे का विकास के लिए, क्योंकि वही बच्चा आगे चल के बहुत बड़ा साइंटिस्ट या बहुत बड़ा व्यक्ति बनेगा। यदि अंतिम कुछ महीनों में उसका वजन बढ़ना बंद हो जाता है तो यह वजन में तीव्रता में वृद्धि होने लगती है, तो उसे डॉक्टर से संपर्क करना बहुत ज़रूरी है। आगे है दवाई लेना। गर्भवती महिलाओं को किसी प्रकार की दवा का सेवन केवल डॉक्टर की चिकित्सा सलाह पर ही करना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को अपने आप डॉक्टर नहीं बन लेना चाहिए और खुद ही दवाई नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो उसके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। जहाँ तक संभव हो दवाई का सेवन नहीं करना चाहिए जितना हो सके। दोस्तों, ये बात आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट जाना होगा कि दवाई हमारे लिए कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। दवाई के बहुत से साइड इफेक्ट हैं जिसका आपने अभी तो कोई असर नहीं दिखेगा आपको, लेकिन आने वाला समय में इसका साइड इफेक्ट इतना होगा कि आप अपने जीवन से खुद ही परेशान हो जाओगे। तो छोटी छोटी बातों के लिए दवाई लेना सही नहीं होता है। तो गर्भवती महिलाओं को ये बात बहुत ही जरूरी समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे आपके शरीर पर प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा, प्लस उस बच्चे के भी प्रभाव पड़ेगा जो आपके जीवन देने के लिए आप तैयार थे। ठीक है, तो ये प्रभाव पड़ेगा, फिर बाद में आप अपने कोशिएगा कि मैंने अपनी गलती की वजह से बच्चे को नुकसान कर दिया। गर्भवती महिलाएं को टेटनस का टीका लगा लेना चाहिए ताकि जब नवजात शिशु को टेटनस के खतरे से बचाया जा सके। देखिए, जनरल सी बात है, पुराने समय में टेटनस का जो इंजेक्शन हुआ करता था नहीं हुआ करता था, लेकिन आज के समय में उपलब्ध है। तो डॉक्टर तो पहले जाओगे तो पहले यही सलाह दिया जाता है कि आप टेटनस का इंजेक्शन ले लो, क्योंकि इससे नवजात शिशु को टेटनस के खतरे से बचाया जा सकता है। इसकी पहली खुराक तथा यथावत शीघ्र लेना चाहिए और दूसरा खुराक 1 महीने के पश्चात। डॉक्टर एनीमिया से बचने या उसके उपचार के लिए आयरन तथा फॉलिक एसिड के चिकित्सक सप्लीमेंट भी दे सकते हैं। आपने देखा ही होगा, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, कहीं भी चले जाइए आप, तो वहाँ सबसे पहले आपको आयरन की गोली वो देंगे ही देंगे, और फॉलिक्स एसिड तो दिया ही जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है, ये सप्लीमेंट देना बहुत ज़रूरी है। और इससे क्या होता है कि एनीमिया से बचाया जा सकता है बच्चे को। अगर ऐसा नहीं दिया गया तो वो नुकसानदायक होता है। तो सरकार की तरफ से ये दवाइयाँ जो है फ्री में आती है। ठीक है, तो आपने इसका उपयोग करना है, और आपको तो पता ही है कि फ्री की चीज़ें लोगों को कितना पसंद आता है। तो कम से कम अपने लिए नहीं, कम से कम बच्चों के लिए सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, बच्चों को जो ब्लड की सप्लाई होगी वो पूरी तरह से मिल सकेगी। इस अवधि के दौरान पहनने जाने वाले कपड़े कुछ समस्या उत्पन्न कर सकती है, विशेष रूप से युवतियों के लिए जो अपने बढ़े हुए पेट के कारण शर्माती है। देखिए दोस्तों, ये बात तो आपने जर्नल देखा होगा कि जो युवती होती है, जो अभी भी शादी हुआ हो और वो गर्भवती हो गई हो, तो वो क्या करती है, काफ़ी शर्माती है और अपने पेट को छुपाने की कोशिश करती है। तो इस स्थिति में ढीला कुर्ती व सलवार, ठीक है, देखने में अच्छा और पहनने में आरामदायक होता है। तो इसके दौरान जब गर्भवती महिलाएं होती है तो उसको उनका ढीला कुर्ता या सलवार पहनना चाहिए, जिससे क्या हो कि बच्चों को आरामदायक रहे और बच्चों को भी नुकसान न पहुंचे। एक अच्छी तरह से पहनी हुई साड़ी भी बढ़े हुए पेट को छुपा सकती है। देखिए, अगर आप साड़ी पहनते हो तो साड़ी में क्या होगा, आपके जो बढ़ रहे हो जो पेट होती है उसको भी छुपा सकता है, और आपको दिखने में भी आपको अच्छा लगेगा और आपको कोई तरह का
दिखावा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा और दिखने में सुंदर भी लगती है। यह सुनिश्चित कर ले कि पहने हुए कपड़े शरीर के संचलन में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न तो नहीं करता, यानी चलने फिरने में आपको नुकसानदायक तो नहीं है, क्योंकि अगर चलने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो हो सकता है कि आप गिर उड़ जाओ और बच्चों को नुकसान पहुंच जाए। उससे जो इम्पोर्टेंट बात अगर आता है तो सबसे इम्पोर्टेंट है व्यायाम और आराम। व्यायाम जो होता है, एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी रह जाता है। इससे क्या होता है, महिलाओं के शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है तो आपको पता है फ्लेक्सिबिलिटी से क्या होता है, महिलाओं को किसी तरह का प्रसव के दौरान कोई तरह का नुकसान नहीं होता है। एक गर्भवती महिलाओं को सक्रिय बने रहना चाहिए और अपनी सामान्य दिनचर्या के कार्य भी नियंत्रण करना चाहिए। मैं पहले ही आपको कह चुका हूं कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको दिनचर्या के कार्य हमेशा निरंतर करना ही चाहिए। बहरहाल उसे भारी वस्तु नहीं उठाना चाहिए। ये बात बहुत जरूरी है कि उनको भारी वस्तु जो होती है उसको नहीं उठाना चाहिए, इससे गर्भपात हो सकती है। वह स्वयं को किसी प्रकार के चोट से भी बचना चाहिए, नहीं तो बच्चों को नुकसान पहुंच सकता है। सामान्य गतिविधियां उसके शरीर को तंदुरुस्त व सक्रिय बनाए रखता है, क्योंकि कुछ महिलाएं जो होती है ना क्या करती है, इसका फायदा उठा लेती है और क्या करती है, आराम के चक्कर में घर में बैठी रहती है, कोई काम उम करना नहीं चाहती है। क्यों? क्योंकि कहती है मैं तो गर्भवती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। कोई भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको शरीर को हमेशा सक्रिय तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए हमेशा चलना चाहिए। भी चलेगा तभी उनका खाना भी पचेगा और तभी उनके शरीर में ब्लड के सर्कुलेशन भी अच्छे काम करेंगे। इससे प्रसव के समय उसे सहायता भी मिलती है कि उनको कोई तरह का नुकसान नहीं होता है। किंतु उसे पर्याप्त मात्रा में विश्राम भी करना चाहिए, क्योंकि इस अवधि के दौरान महिला जल्दी ही थक जाती है। तो बात सच्चाई है और उनको विश्राम करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि काम करने के साथ आराम भी जरूरी है। डॉक्टर द्वारा गर्भवती महिलाओं को कम से कम 10 घंटे की नींद की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, बच्चे का विकास होता है। परिवार के सदस्य तथा सहकर्मियों को उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महिला पर्याप्त विश्राम करे, हर समय तनाव मुक्त रहे और किसी प्रकार का उसके पास तनाव न रहे। परिवार मित्रों तथा सहकर्मियों को निरंतर सहयोग से गर्भवती महिलाओं इस शारीरिक व मानसिक तनावपूर्ण अवधि को आसानी से निकाल सकती है। इससे क्या होगा, वो महिलाएं जो है अपना जीवन को सुचारू रूप से चला पाएगी। यह सभी बातें अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रसव की अवधि सुगमता के साथ बिना किसी समस्या या जटिलता से गुजर जाना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि आजकल के समय में जो है महिलाएं जो इन बातों पे ध्यान नहीं रखती है और बाद में क्या होता है, जब प्रसव होती है तो उनको क्या होता है, बड़े ऑपरेशन करना पड़ जाता है, उनके पेट को चीरना पड़ जाता है, जो कि उनके सेहत के लिए भी सही नहीं होता और उनके लिए भी सही नहीं होता। क्योंकि कुछ महिलाएं जो होती है बहुत ही आलस्य दिखाती है और कार्य नहीं करती है। तो मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि अगर ऐसा ना रहा, अगर वो अपने शरीर को नहीं चलाते रहें तो शरीर क्या होगा, वो क्या होगा, बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा। सक्रिय नहीं रहेंगे तो बेकार हो जाएगा और बेकार होने से क्या होगा, उनको इस तरह के प्रॉब्लम का जो मुसीबत है उसको झेलना पड़ सकता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काम कंटिन्यू करते रहो, जैसे 10 घंटा आराम करने के लिए दिया गया, आराम 10 घंटा कीजिए, थोड़ा काम करते रहिए। बॉडी देखिए, जब तक आप बॉडी चलाते रहोगे ना तब तक आप तंदुरुस्त हो। अगर आप शरीर नहीं चल रहा है तो इसका मतलब आप बीमार हो चुके हो। इस अवधि में किसी प्रकार की जटिलता माँ तथा शिशु के लिए घातक हो सकती है। इस अवधि के दौरान उचित देखभाल माँ के अच्छे स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य शिशु के जन्म के लिए बहुत ही आवश्यक माना जाता है कि माँ का शरीर जो है हर तरह से तंदुरुस्त स्वस्थ होना चाहिए। इससे तभी स्वास्थ्य बच्चों का जो है जन्म संभव हो पाएगा। अगला जो है सुरक्षित प्रसव। दोस्तों जो है महिलाओं को सुरक्षित प्रसव होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो उनके जीवन के लिए भी ज़रूरी होता है और उनके लिए भी है। एक महिला के जीवन में सबसे रोमांचक समय शिशु को जन्म देने का समय होता है, क्योंकि ये जो है हर एक महिला जानती है और ये बात समझती भी है कि शिशु को जन्म देना एक नया जीवन को जन्म देने के समान होता है। इस संबंध में उसके समक्ष कुछ सामान्य प्रश्न उठते हैं। क्या मैं सुरक्षित रहूंगी? देखिए ये बात बहुत ज़रूरी होती है। क्या मेरा बच्चा सुरक्षित रहेगा? किसी प्रकार की जटिलता की स्थिति तो में क्या होगा? दोस्तों एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि एक महिला सिर्फ एक ही महिला जन्म नहीं दिया है, संसार जब से चला है तब से ये जो पद्धति है चलती आ रही है। लेकिन आज के समय में क्या है, महिलाएं थोड़ा सा सुस्ती दिखाने लग जाती है, अपने नियमों को रेगुलेशन को क्या करती है, अपने इसको आड़ बना लेती है। तो इस वजह से क्या होता है, महिलाओं की समस्या बढ़ती चली जाती है। हमेशा याद रखिए, जो महिलाएं गतिविधि करती रहती है, कार्य करती रहती है, अपना भोजन पे ध्यान देती है, अपने आराम पे भी ध्यान देती है, तो उसको इस तरह की किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। वो भी सुरक्षित रहती है और उसके बच्चे भी सुरक्षित रहते हैं और हेल्दी रहते हैं। गर्भवती महिला अपनी उत्तेजनाओं को आसानी से कम कर सकती है यदि वह पहचान ले कि सुरक्षित प्रसव कहाँ संभव है। मैंने पहले ही कह चुका हूँ कि उनको सुरक्षित प्रसव कैसे होगा इसके बारे में समझना होगा। यह अस्पताल में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र या
पंजीकृत नर्सिंग होम में हो सकता है। इस प्रकार की सूचना पहले से प्राप्त करने से निर्णय ले सकते हैं कि प्रसव के समय उसे कहाँ जाना चाहिए। देखिए ये बहुत काम की बात है, क्योंकि सभी जगह जो डॉक्टरी सेवाएं हैं वो डिफरेंट टाइप की होती है, डिफरेंट कैटेगरी की होती है। कहीं क्या करते हैं डॉक्टर सब प्रतीक्षा भी नहीं करते बच्चे का जन्म का और उनको ऑपरेशन करके बच्चे को निकालते से माँ और बच्चे को दोनों को जान की खतरा रहता है। उस समय वो आवश्यकता है कि सभी वस्तुओं को एकत्र कर सकती है, स्वयं को एक डॉक्टर के पास पंजीकृत करके वह शिशु को जन्म के समय मिलने वाली सक्षम चिकित्सा देखभाल को सुनिश्चित कर सकती है। हालांकि संस्थागत प्रसव हमेशा ही सुरक्षित होता है, विशेष रूप से अस्पताल या नर्सिंग होम में। तो उनको ये ध्यान देना चाहिए कि नर्सिंग होम सब काफ़ी सुरक्षित होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हर तरह के मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध होती है, तो उनको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो ये बातें ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। यदि महिलाएं स्वयं को किसी डॉक्टर के पास कराने में सक्षम नहीं है तो उसे स्वास्थ्य केंद्र से दूर या बेहतर विकल्प है कि एक प्रशिक्षित मिडवाइफ या दाई के प्रसव के लिए घर ही बुला ले। देखिए दोस्तों, ये जो है आपका मिडवाइफ या दाई कहते हैं, तो वो जो होती है बहुत ही प्रसव कराने में सक्षम होती है और वो काफ़ी जानती भी है। तो इस समय में उनको बुला लेना बहुत ही किसी महिलाओं के लिए बहुत ही सुरक्षा का कारण बन सकता है। लेकिन साथ में अगर डॉक्टर के भी बुला ले तो बेटर रहेगा, क्योंकि किसी तरह के कैल्शियम, किसी तरह की प्रॉब्लम, खून कुछ भी कमी पड़ता है तो वो क्या करेगा, डॉक्टर फटाक से उसको उस चीज़ की मात्रा को पूरा कर देगा। तो प्रसव जो होती है उन बातों पर तब ध्यान दिया जाता है जब आप खुद भी जागरूक हो और घर में हर एक व्यक्ति जो है इस बात के लिए जागरूक रहे। हर कार्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखिए एक प्रशिक्षित कदाई कार्य के लिए महत्वपूर्ण क्योंकि वह है हर कार्य के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करती है। ठीक है, इसलिए दाई को बुला लेना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, आगे जो है सफाई के नियमों का अनुपालन करती है, वो सफाई का भी जो है अनुपालन का भी नियम को पालन करती है, जानती है किसी प्रकार की जटिलता की स्थिति में क्या करना चाहिए, क्योंकि उसने काफ़ी जो है गर्व को उन्होंने जो है किया है, इसलिए उनको हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज रहता है। तो क्योंकि वो वृद्ध भी रहती है, उनको हर चीज़ का नॉलेज रहता है, इसलिए उनको उससे करवाना काफ़ी आसान होता है। क्या आप जानते हैं साफ सफाई के नियम क्या होते हैं? हाथ तथा उंगलियों को धो ले अच्छे से, प्रसव के लिए उस स्थान को साफ कर दे अच्छे से, साफ चादर का प्रयोग करें, प्रसव के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी वस्तुओं को एंटीसेप्टिक घोल या साबुन में साफ करें, नाल को नई ब्लेड की सहायता से साफ सुथरा ढंग से काटे तथा नए धागे से बांधें। देखिए दोस्तों, ये तो वो है जब प्रसव हो रही हो या प्रसव के समय में क्या क्या करना चाहिए। हमेशा हाथ उंगलियों को धो ले अच्छे से, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन बच्चे को होने का डर बना रहता है, क्योंकि दाई भी ये बात जानती है। प्रसव के लिए उस स्थान को साफ कर दे, जहाँ भी प्रसव करवाया जाता है वो साफ जो होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन हो जाना चाहिए। साफ चादर का प्रयोग करें, जहाँ पर आप इस्तेमाल कर रहे हो चादर, उसका प्रयोग जो कर रहे हो वो एकदम साफ होना चाहिए। हमेशा क्या करिए, जितने भी कपड़े उसको एंटीसेप्टिक घोल में या साबुन में साफ कर ले। जो ब्लेड आप बच्चे को नाभि काटने के लिए, नाई को जो काटने के लिए आप करते हो, नाल को काटने के लिए जो प्रयोग करते हो, तो वो ब्लेड नया होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। और जो धागे का उपयोग कर रहे हो बांधने के लिए, जो ब्लड रोकने के लिए कर रहे हो, तो वो भी नए धागा होना चाहिए, कोई पुराना नहीं होना चाहिए, न तो बच्चों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। नवजात शिशु तथा माँ के देखभाल, प्रसव पश्चात देखभाल। कैसे प्रसव के बाद जो है शिशु को और माँ को देखभाल करना चाहिए, चाहे बालक हो या बालिका। शिशु सबके चेहरे पर मुस्कान ला देता है, ये तो आपको भी नॉलेज है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। सब शिशु जो है उसकी एक मुस्कुराहट जो होती है सभी को क्या करता है, खुश कर देता है। बालक तथा बालिकाएं दोनों को ही जन्म लेने तथा अपने माता पिता के प्यार स्नेह पाने का सामान्य अधिकार होता है। कई क्षेत्रों में तो देखोगे कि बालिकाओं को जो है नहीं ध्यान दिया जाता है, जो कि गलत है, हमारे देश की गलत सोच है, गलत विचार है। मानव शिशु सर्वाधिक आश्रित जीवित है, जो अपनी देखरेख के जीवन के लिए पुण्य वयस्कों पर निर्भर करता है। सभी माता पिता स्वास्थ्य शिशु चाहते हैं और वे ऐसा कर भी सकते हैं यदि वे यह जानकारी प्राप्त कर ले कि अपने मूल्यवान शिशु को देख रेख कैसे करें। देखिए दोस्तों, अगर आपको सब बात की नॉलेज है जो मैंने आपको बताया है, ये सभी वीडियो में बताने की कोशिश किया है, अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो मैं कहता हूँ ना, ये पेपर में तो आप जीवन के सफल ही हो जाओगे इस पेपर में, साथ में आपके जीवन के जो आने वाला समय होगा ना उसमें भी सफल हो जाओगे, अगर मेरी बातें अगर याद रह गया आपको तो। ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना कि पढ़ाई लिखाई बहुत कुछ हमें सिखा जाती है। हमें प्रसव पूर्व शब्दों का अर्थ को समझ लीजिए। इस प्रकार प्रसव पश्चात में पश्चात से तात्पर्य प्रसव के बाद की अवधि होती है। जो प्रसव हो जाती है, जब बच्चे का जन्म हो जाता है, उस समय की अवधि को प्रसव पूर्व कहते हैं हम। ठीक है, इस प्रकार प्रसव
पश्चात का अर्थ है शिशु के जन्म के बाद की अवधि। हालांकि यह सही है कि नवजात शिशु को अत्यधिक स्नेह व देखभाल की आवश्यकता होती है, किंतु यह भी सत्य है कि हाल में जन्म लेने वाले बच्चे को भी विशेष ध्यान देना बहुत ही जरूरी होता है। अगर हम बच्चों को स्वास्थ्य और जीवन अच्छे देना चाहते हैं तो ये सब बातों को ध्यान देना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। साथ में जो उनके परिजन हैं उनके भी इन बातों पर ध्यान देना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। देखभाल की आवश्यकता होती है। इस महिलाएं शिशु के जन्म देते समय तनावपूर्ण अवधि से गुजरती है और शिशु के जन्म देने के पश्चात उसके शरीर की शक्ति समाप्त करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है, क्योंकि समाप्त हो जाती है। आपको पता ही होगा कि जो महिलाएं जन्म शिशु को देती है उसका शरीर बिल्कुल टूट चुकी होती है। प्रसव के पश्चात यदि वह उचित रूप से अपनी देखभाल नहीं करती है तो उसे संक्रमण होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो ये तो कोई राय दो है ही नहीं कि मान लो कि प्रसव हो चुका होगा और स्त्री जो है बिल्कुल ही कमज़ोर हो जाती है उस समय, तो इस समय जो है औरतों को अपने शरीर पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है और साफ़ सुथरा पे तो बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अगर वो साफ़ सुथरा नहीं रहेगी तो उसको संक्रमण होने की संभावना भी बढ़ जाती है। शिशु के जन्म के पश्चात विशेष देखरेख की आवश्यकता होती है। नवजात शिशु के लंबे समय के लिए यानी लगभग 16 घंटे सोता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उसमें बहुत काफ़ी सोता है, तो इस बात का ध्यान देना जरूरी है। समय समय पर रोता है और उसे बार बार दूध पिलाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनको नहीं समझ में आता है कि उनको कितना पीना चाहिए, इसलिए बार बार दूध की मांग करते हैं। शिशु को सोने से नींद से जगाने के एक क्रम को विकसित करने में समय लगता है, क्योंकि बच्चों को डायरेक्ट उसको नहीं जगा देना चाहिए, इससे उसको प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए प्रथम कुछ महीनों के लिए माता पिता को उसके उठाने या सोने के समय के अनुसार चलना पड़ता है, क्योंकि माता पिता को, मैंने कहा ना कि बच्चे को तो अब पता लगेगा, वो तो पहले गर्भ में था तो माँ की प्रॉब्लम थी, लेकिन अब जो है गर्भ से बाहर आ चुका है, तो इसमें पिता का दायित्व बहुत बढ़ जाता है कि बच्चों को कैसे देख रेख करे, क्योंकि माँ जो होती है हर घरेलू कार्य में लग जाती है, ठीक है, और पिता जो है उसको देखभाल कैसे करे इस बात पे ध्यान देना होता है। दोस्तों, माता पिता बनना कोई आसान काम नहीं होता है कि हम लिया और माता पिता बन गए, ठीक है, तो आपके अपने बच्चों को ध्यान देना बहुत ही इसमें जरूरी पड़ जाता है। क्या आप एक बात जानते हैं, कुछ स्वास्थ्य विशेषज्ञ प्रसव पश्चात अवधि को चौथी तिमाही भी कहा करते हैं। चौथी तिमाही कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि चौथी तिमाही किसे कहते हैं, कुछ विशेषज्ञ कहते हैं। निश्चित तौर पर इस अवधि के समय सीमा 3 महीने से अधिक होती है। चौथी तिमाही शब्द का प्रयोग करके शिशु के जन्म के पश्चात माँ के लिए कुछ महीने और प्रसव की अवधि को निरंतर और विशेष महत्व प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार जो है हम उसके बारे में जानते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला मैं यही बात बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताइए क्योंकि उनको भी कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाए, ठीक है। मैं कहता हूँ ये एक बात कि आपको यूट्यूब पे बहुत से या कहीं भी चले जाइए, आपको पढ़ाने वालों की कमी नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरा तो विचार ये है कि जहाँ से आपको समझ में आ जाए वही बात सही है, ठीक है। तो मैं एक बात फिर से कहना चाहूँगा, अभी भी नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लीजिए, क्योंकि दूसरे बच्चों को जो एनआईएस में पढ़ते हैं या पढ़ने वाले हैं उनको भी सहायता मिल जाए। और ये तो मैं कहता हूँ जीवन के से आधारित है, तो ये आप लोगों को भी समझ लेना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं समझिएगा तो आप जो मातृ की जो भावना आगे जाने वाले हैं, आगे जीवन गृह अवस्था में प्रवेश करने वाले हैं, तो उसमें भी बहुत काम आने वाली है, ठीक है दोस्तों। फिर से मैं कहूँगा कि अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है दोस्तों, बाय।